नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल दीपक जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। ये है हमारी प्रयास जो है, यह टेट और सीटेट की तैयारी करने वाले दोस्तों साथियों के लिए हमारा प्रयास है। और ये न केवल उनके लिए काम आएगा बल्कि अन्य कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को काम आने वाला है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने चूज किया है ये पर्यावरण से हमने लिया है, टेट सी टेट के सिलेबस से। और उस पर्यावरण के टॉपिक में हम लोग जो है जो भी सिलेबस था उसको हमने पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि पर्यावरण में जो है भूगोल का कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि उसमें से पहला टॉपिक जो दिया गया था सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी जो है मित्रों, इसमें आप लोग पहला टॉपिक आप देख ही रहे हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी जो है, ये दो शब्द हैं, सौरमंडल और दूसरा है पृथ्वी। यानी कि सौरमंडल में जो पृथ्वी है वहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है, पृथ्वी की खोज करना है। तो पहले हम सौरमंडल की खोज करते हैं, सौरमंडल में पहुँचते हैं, इसके बाद पृथ्वी हम लोगों को मिल ही जाएगा, सौरमंडल का भाग है ही ये। ठीक है, तो सौरमंडल, पृथ्वी, इन सबसे भी बड़ा अगर हम लोग देखें, विस्तृत रूप देखें तो ये सभी चीज़ें जो हैं ज्योग्राफी के पार्ट हैं। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी है क्या, भूगोल है क्या, इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए एक एक टॉपिक करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आपको ये चीज़ जो है, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये इतना डीप कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं भी आप देखिएगा इतना डीप नहीं दिया जाता है। ठीक है, टेट सीटेट के सिलेबस को हमने बहुत देखा है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों का भी देखा है, इतना कोचिंगों में जो है टाइम नहीं रहता है, सिलेबस ढेर सारे होते हैं, इसलिए जो है उनकी मजबूरियां भी होती हैं कि लेक्चर लेकर के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाए या फिर जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाए प्रिंटेड। ठीक है, ऑनलाइन होता है तो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं, नहीं तो प्रिंटेड। हम जो भी इसमें दे रहे हैं साथियों, इसमें बहुत विस्तृत आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, मन लगा करके पढ़ने का प्रयास करिएगा। मेरी गारंटी है कि ज्योग्राफी वाले पोर्शन से इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आप चाहे मिला करके देख लीजिएगा जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो। ठीक है, आप विश्वास करिए और जो है हमसे जुड़िए, इस चीज़ को आप पढ़िए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर अपना पहला लेक्चर। साथियों, यहाँ पर देखिएगा जैसा कि ज्योग्राफी जो है, भूगोल, ज्योग्राफी मुख्यतः लैटिन भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफी, जियो और ग्राफी, इनसे मिल करके बना हुआ है। ठीक है, जियोग्राफी जो है किससे किससे मिल करके बना हुआ है, मुख्यतः जियो और ग्राफिया। ये लैटिन भाषा के दो शब्द हैं जिनसे मिल करके जियोग्राफी बना, या भूगोल कह सकते हैं, जिसमें जियो का अर्थ अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी है, और ग्राफिया का अर्थ अगर आप देखते हैं तो ग्राफिया का मतलब यहाँ पे वर्णन या व्याख्या करने से है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें, पृथ्वी का वर्णन या व्याख्या करना ही भूगोल के तौर पे आप समझ सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे। ठीक, आइए और अंदर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने एक अर्थ निकालते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए आपको ये परिभाषा देने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है कि कहा जा सकता है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी का वर्णन या व्याख्या किया जाता है। ठीक है साथियों, ये एक संकुचित परिभाषा है। अगर विस्तृत परिभाषा आप देखते हैं तो बहुत ब्रॉड है। भूगोल अपने आप में आज जो कुछ भी जिस रूप में उत्पन्न हुआ था उस रूप में नहीं रहा है, इसके बहुत सारे जो है शाखाएं हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन हमें मोटा मोटा समझना है, इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया इस संकुचित जो है परिभाषा से। आइए कुछ परिभाषा जो है जो विद्वानों ने दिया है उनमें से हम देखते हैं। जैसे मित्रों जो है, यहाँ पे हमने रिचर्ड हार्टसॉन महोदय हैं, इनकी एक परिभाषा को दिया है आप लोगों के सामने, जिससे आप समझने में जो है आसानी से जो है आप समझ सकेंगे। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ठीक साथियों, क्या करना है, भूगोल का उद्देश्य जो होता है धरातल की प्रादेशिक यानी कि और क्षेत्रीय, प्रादेशिक मतलब आप समझ रहे हैं, एक प्रदेश, एक भौतिक प्रदेश, दूसरा भौतिक प्रदेश, ठीक, या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना होता है। ठीक है, यह परिभाषा किसने दिया था मित्रों, यह रिचर्ड हार्टसॉन ने दिया था। ठीक है, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि भूगोल के जनक को आप लोग देखिएगा, बहुत आता है
ये चीज़ें पूछी ली जाती हैं। इतिहास के जनक कौन है, भूगोल के जनक कौन है, विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो उस तरह से हम लोग भूगोल भी पढ़ रहे हैं तो भूगोल के भी जनक को हम लोग देख लेते हैं कि भूगोल के जनक हैं कौन। तो यहाँ पे देखिएगा भूगोल के जनक हिकैटियस महोदय हैं। कौन है? हिकैटियस। इनकी एक रचना है साथियों, बहुत पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है? जस पीरियोडस। जस पीरियोडस जो है यह क्या है? ये एक रचना है, एक पुस्तक है। इस पुस्तक में इसमें क्या किया गया है? पृथ्वी का वर्णन किया गया है, पृथ्वी का वर्णन और व्याख्या किया गया है। साथियों इस तरह से जस पीरियोडस का आप लोगों ने परिचय जान लिया। आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और डीप में जाने का प्रयास करते हैं। तो एक स्टेप जब और आगे आते हैं तो भूगोल के लिए जो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार, तो वह इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा प्रयोग किया गया। यानी कि जो आज हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, तो इस शब्द का प्रयोग ज्योग्राफिया का भूगोल के लिए किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया, ठीक है, जो व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं। यानी कि इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक। और इनको जो है हिकैटियस को क्या कहा जाता है? इन महोदय को कहा जाता है भूगोल का जनक, ठीक है। अब आगे देखिएगा, एक जनक और आपको हमने दे दिया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आधुनिक भूगोल के जनक कौन कहे जाते हैं? आधुनिक भूगोल के जनक साथियों हम्बोल्ट महोदय हैं। कौन है? हम्बोल्ट है, जर्मनी के हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी के हैं। इन्होंने भूगोल में बहुत बड़ा योगदान दिया और अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत यात्राएं भी की, जैसे यूरोप की यात्रा की, लैटिन अमेरिका की यात्रा की, एशिया की यात्राएं की, और अपनी पुस्तकें भी इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। इनकी अगर योगदान को हम लोग देखें भूगोल में, तो आप लोग इनका देखेंगे कि आप अगर अमेरिका को देखते हैं, दक्षिण अमेरिका, तो इस तरह से अमेरिका का मैप है। और इस तरह से साथियों मैप जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये चिली, या आप कह सकते हैं अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ठीक। यहाँ पे साथियों एक धारा प्रवाहित होती है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ ऐसे प्रवाहित होती है। ये धारा जो है हम्बोल्ट जलधारा है। इसकी खोज भी इन्हीं महोदय ने किया था। किसने किया था? इन्हीं ने ही किया था। यहाँ पे जो है ज्वालामुखी के क्रेटर भी हैं, इसमें भी घुसने का प्रयास किया। यहाँ पे पहाड़ों पर उन्होंने चढ़ा, ज्वालामुखी पर्वतों पर चढ़ा और इसके बाद उसके क्रेटर में भी जाने का प्रयास किया, उसका भी अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने पर्वतों की ऊंचाइयों पे भी चढ़ करके देखने का प्रयास किया, अध्ययन किया, और इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं वहाँ पर क्या होता है? तापमान कम होते जाता है। दूसरा चीज़ इन्होंने बताया कि जैसे जैसे ऊंचाइयों पर हम लोग बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? मूर्छा से आने लगती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन कम होने लगता है तो क्या होता है? दम घुटने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने बताया। इन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी, बहुत सारे योगदान दिए। तो हमने एक परिचय देने के लिए आपको जो है इनका इतना योगदान दे दिया, तो आपको याद रहेगा हमें लगता है, ठीक है। इनके बहुत सारे योगदान हैं जो आपके लेवल के नहीं है, टीजीटी पीजीटी या नेट के लिए है, तो उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा साथियों कि ब्रह्मांड जो उत्पत्ति हुई उससे संबंधित ढेर सारी परिकल्पनाएं दी गई हैं। कोई अपनी कल्पना किया बैठा कि हाँ यार कैसे कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसे सोचा और इसके बाद कल्पना किया, कल्पना करने के बाद उसको जो है एक रूप दे दिया कि ऐसे ऐसे जो है इसकी उत्पत्ति हुई रही होगी, ठीक है। तो वो सिद्धांत जो होता है, हमेशा परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर होता है। सिद्धांत जो होता है क्या होता है? वो सिद्ध हो चुका होता है जब, तो सिद्धांत बन जाता है। कोई भी परिकल्पना जब सिद्ध हो चुकी होती है तो सिद्धांत बन जाता है, ठीक साथियों। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कुछ परिकल्पनाओं को देखते हैं। आज तक ऐसा कोई जो है अकाट्य सिद्धांत नहीं बन पाया है कि जो कि आज तक जो है माना जाए कि हाँ यही वजह थी पृथ्वी के या जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, ठीक है। फिर भी आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। बस हम लोगों को एग्जाम की दृष्टि से जो है हम लोगों को पढ़ना है, हमारे एग्जाम में क्या आता है उतना हमें पढ़ना है और उसको जो है पढ़ करके हमें क्वालिफाई करना है। बस हम लोग विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से वायव्य राशि परिकल्पना जो है ये गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है
और इस परिकल्पना को जो दिया था इमैनुअल कांट महोदय ने दिया था। ये जर्मनी के थे साथियों, ठीक है। इमैनुअल कांट महोदय ने क्या दिया था? वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा कि वायव्य राशि परिकल्पना किसने दिया था? तो इमैनुअल कांट ने दिया था। निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? तो निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय ने दिया था। किसने दिया था? लाप्लास महोदय ने दिया था। साथियों, ये जो दोनों परिकल्पनाएं हैं, पहली और दूसरी, ये दोनों अद्वैतवादी परिकल्पनाएं भी हैं। अद्वैतवादी अब क्या होता है? ये क्या बोल दिया सर आपने? अद्वैतवादी मतलब ये होता है कि अकेला, यानी कि इन सिद्धांतों की मान्यता यह है कि कोई एक ही पिंड से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यानी एक पिंड रहा होगा, उसमें विस्फोट हुआ और उससे ढेर सारे पदार्थ जो निकले, उन्हीं से इनका उत्पत्ति हुई, उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन कुछ जो विद्वान इसका विरोध भी करते हैं कि भाई एक ही पिंड से कैसे उत्पत्ति हो गई, क्या कैसे टकराया बिना उसका जो है विस्फोट हुआ, कैसे क्या हो गया, ठीक। इसके बाद आता है कि दो या दो से अधिक तारे या दो से अधिक पिंड मिल करके जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तो उन्हें द्वैतवाद कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो ये दोनों जो सिद्धांत हैं आपके पहले और दूसरे नंबर के, ये दोनों अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाते हैं साथियों। इस तरह से भी एग्जाम में पूछ लिया गया है कभी कभी कि अद्वैतवादी सिद्धांत है, उसमें से दे दिया जाएगा वायव्य राशि परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना। तो आपको उसमें से चूज करना होगा कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग, इसके बाद जो है ग्रह अणु परिकल्पना है, जो कि चैम्बरलिन ने दिया था 1905 में। जेम्स ने जो दिया था एक ज्वारीय परिकल्पना, इन्होंने दिया था 1919 में। साथियों याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा डाटा है, इसको आप एक वीडियो में अगर नहीं याद कर पाते हैं एक बार देखते देखते, तो आप 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस वीडियो से आपके कंपटीशन में आने ही आने हैं, ठीक है। मैं बहुत अध्ययन किया हूँ, बहुत चीज़ों को देख चुका हूँ, इसके बाद मैं इस चीज़ को हर जगह से कंटेंट को जो है मैं निकाल करके इसमें एकत्रित करके आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, जो भी सिद्धांत है इसको हमेशा आप लोग जो है याद रखिए। कहीं भी आपको जो है आप पेपर देने जाएंगे तो कोई न कोई सिद्धांत आपको मिल ही जाता है। आगे देखिएगा दोलन सिद्धांत, ये एलन संडेल ने दिया था। इसको याद करने का आपको हम हमेशा तरीका बताते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी आप लोग मज़ा भी लेते हैं। तो इसमें देखिएगा एलन संडेल ने क्या दिया था? दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत में मज़ा कैसे आता है आप लोगों को, जब मैं बताता हूँ कि एलन संडेल, संडेल का मतलब आप लोग जो यहाँ पे निकालिएगा वो सैंडल से रखिए, हिल वाली सैंडल जो लड़कियाँ पहनती हैं, ठीक है। और वो जब चलती हैं तो ऐसे ऐसे दोलन करते हुए चलती हैं, ठीक। तो उससे दोलन सिद्धांत को आप याद रखिएगा, हमेशा हमेशा कभी भूलेगा नहीं। जब भी आप लड़कियों के हिली सैंडल देखिए तो ये एलन सैंडल को याद रख लीजिएगा, ठीक है। कम से कम एक सिद्धांत तो याद रहेगा यार, किसी को देखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये जॉर्ज लेमन थेयर द्वारा दिया गया था। साथियों ये सिद्धांत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिद्धांत को आप भूलिए लेकिन इसको मत भूलिएगा कि ये किसने दिया था, क्योंकि यही 50% तो यही पूछ लिया जाता है, 50% में आपके और सिद्धांत पूछे जाते हैं कि ये किसने दिया था, ठीक है। लेकिन 50% में तो यही आता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, ठीक। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि जॉर्ज लेमन थेयर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद आता है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत दिया था अलन गुथ ने। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अलन गुथ ने कौन सा सिद्धांत दिया साथियों? स्फीति सिद्धांत दिया, ठीक है। इसके बाद अब आप लोग आइएगा मित्रों, बिग बैंग सिद्धांत जो है इसको हम आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि यह सभी सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत जो है इसको आप लोग पढ़िएगा कि बिग बैंग सिद्धांत ये है क्या, कैसे है ये सिद्धांत, क्या है। इसमें आप लोग देखिएगा कि यह सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक घने पदार्थ वाले विशाल अग्नि के पिंड के आकस्मिक विस्फोट से हुआ। कैसे हुआ? 15 अरब वर्ष पूर्व जो है एक घने पिंड के आकस्मिक विस्फोट से हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग साथियों देखिएगा कि
इसमें जो विस्फोट हुआ, इस विस्फोट से क्या होता है कि बिखराव होता है उन पदार्थों का, और काले पदार्थ जो होते हैं उनका जो है सृजन होता है, और धीरे धीरे इन पदार्थों का समूहन होता गया और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद इन आकाश गंगाओं में भी विस्फोट हुआ, और इस तरह से विस्फोट होने के बाद जो है क्या होता है कि तारों का निर्माण होता है, और पुनः तारों में विस्फोट होता है तो ग्रहों का निर्माण होता है। साथियों, एक बार फिर से आप लोग इस सिद्धांत को देखिएगा। ये जो सिद्धांत है ये क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक घने पदार्थ वाले विशाल पिंड के आकस्मिक विस्फोट से हुई। विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, काले पदार्थों के रूप में सृजन भी हुआ उनका, जो धीरे धीरे समूहन होता गया और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आप उम्मीद करिए, आप कल्पना करिए कि इस तरह से विस्फोट जब हुआ होगा तो उसमें गैस भी रहे होंगे, उन गैसों का जब समूहन होता गया होगा जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, तो ऐसे में क्या हुआ होगा, ढेर सारे जो है इस तरह से पदार्थों का जब समूहन हुआ होगा तो किसी न किसी पिंड का निर्माण हुआ होगा। ये पिंड जो हैं आकाश गंगा के रूप में निर्मित हुए। ठीक है, कुछ समय बाद इन आकाश गंगाओं में भी विस्फोट हुआ जिससे तारों का निर्माण हुआ। पुनः तारों में विस्फोट के बाद साथियों ग्रहों का निर्माण हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को पुश करके आप दोबारा इस चीज़ को खुद पढ़ें और दोबारा देखने का भी कोशिश करें। ठीक है, अब साथियों हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, जियोसेंट्रिक अवधारणा और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ये क्या है? ये कौन सी चीज़ है? जियो मतलब कि क्या है, सिम वाला जियो है क्या है? नहीं, जियो का मतलब पृथ्वी से है और हेलियो का मतलब आपका सूर्य से है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रिक का मतलब क्या है? सेंट्रिक का मतलब सेंटर से आप लोग लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रिक का मतलब आप लोग सेंटर से लीजिएगा, और इस तरह से आपको हम बताएं कि यदि जब तक यह खोज नहीं किया गया था कि सूर्य चक्कर लगा रहा पृथ्वी का, कि पृथ्वी चक्कर लगा रही सूर्य का, तब तक जो भी देखता था वो यही कहता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज ही घूम रहा है, इसलिए सूरज ही चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। इस तरह की अवधारणा पहली बार अगर देखा जाए तो आप लोग देखिएगा साथियों, 140 ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म के पहले ही जो है टालमी महोदय ने जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि जियोसेंट्रिक मतलब पृथ्वी सेंटर में है। ठीक है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये गलत तो था, लेकिन ये उस टाइम कोई सिद्धांत नहीं था तो यही भी मान्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यह है, 16वीं सदी में पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कापरनिकस बेचारे ने एक हेलियोसेंट्रिक अवधारणा बताया, और उसमें बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है, अर्थात पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी का। बेचारा हमने इसलिए कहा इनके लिए क्योंकि इनकी जो है इस सिद्धांत को बताने की वजह से जो है मृत्यु भी हुई। मृत्यु का मतलब इनको दंड दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया। यह किसके खिलाफ बोले थे? वहाँ उस टाइम पे यूरोप में पोप चर्च होते थे, चर्च के पोप जो होते थे वही सर्वे सर्वा भगवान माने जाते थे। उनके सिद्धांत के अगेंस्ट इन्होंने सिद्धांत दिया। बहरहाल सिद्धांत तो सत्य था, लेकिन जो है इनका जो सिद्धांत था उसके अगेंस्ट था और लोग मानने वाले नहीं थे, तो इसलिए इनको क्या किया गया, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसको? निकोलस कापरनिकस को। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा या गैलेक्सी। आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला से सबसे निकट यानी कि 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की आकाश गंगा है। सबसे निकट की आकाश गंगा है, और दुग्ध मेखला की सर्पिलाकार आकार जो है। ठीक है, दुग्ध मेखला की अगर आकृति आप देखें तो दुग्ध मेखला की आकृति जो है वो ऐसे है साथियों, ऐसे यानी कि सर्पिलाकार है।
ठीक है, इस तरह से दुग्ध मेखला की आकृति है। मिल्की वे रात में दिखाई देने वाला तारों का समूह है जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग है, यानी कि आकाशगंगा का ही भाग है, यानी कि हमारे गैलेक्सी दुग्ध मेखला का ही भाग है मिल्की वे। ठीक है, क्या है ये? जो है रात में दिखाई देने वाला तारों का समूह है। ठीक है, और देखिएगा ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। क्या है? सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। इसके बाद आप लोग देखिएगा सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक तारा है जो इसकी परिक्रमा, किसकी परिक्रमा? मंदाकिनी की परिक्रमा 22.5 से 25 करोड़ वर्षों में पूरा करती है। ठीक साथियों, इसके अलावा जो है आप देखेंगे अगर तो साइरस या डॉग स्टार रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। ये पूछा जाए अगर कि रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा जो है उसका क्या नाम है, तो आप बताएंगे क्या उसको? डॉग स्टार। इसको याद कैसे करेंगे कि भूल ना जाए? तो डॉग स्टार रात में दिखाई देता है सबसे पहले, अगर आप देखेंगे ऊपर तो सबसे पहले वही चमकता हुआ दिख जाएगा। ठीक, इसी तरह से डॉग यहाँ पे जोड़ करके जो है गांव के डॉग से जोड़िएगा कि जब आप किसी भी गांव में घुसते हैं तो सबसे पहले सामना आपका किसका होता है? डॉग से होता है, जो सबसे स्टार उसमें होता है। फिल्मों में स्टार होते हैं ना, फिल्म स्टार, ये तो वैसे गाँव के भी स्टार होते हैं कुत्ते। ठीक है, मिलिए तो सबसे पहले वो दौड़ाते हैं। ठीक, तो इसी से आप लोग उसका याद रखिएगा, डॉग स्टार जो होता है वो ही सबसे पहले दिखाई देता है, या रात्रि में वो ही दिखाई देता है। गांव के और सभी लोग सो रहे होते हैं। ठीक है साथियों, मिला है कभी कुत्ता आपको ऐसा जब रात्रि में सफ़र कर रहे हो? अब देखिएगा आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये तो हम लोगों ने तारों के समूह को देख लिया, ढेर सारे तारों का समूह है जो है आकाशगंगाओं में, तारे के जो है गुच्छेदार समूह होते हैं ढेर सारे। अब आकाशगंगाओं के ढेर सारे अगर समूह हो जाएं तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको सुपर क्लस्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सुपर क्लस्टर कहा जाएगा। साथियों, यदि IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार अगर हम लोग माने तो अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। कितने? 88 तारामंडल हैं। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आप लोग तारामंडल जो बात आ रही है तो तारों के समूह होंगे। ठीक है, तारों का जो मंडल होता है वही तारामंडल कहलाता है। तो तारा जो है, पहले हम लोग तारा ही समझ लेते तारा क्या होता है। अब यहाँ पे तारा की जो बात आ रही है, देखिएगा तारा आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्रित होने लगती हैं तथा उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन उत्पन्न हो जाता है या शुरू हो जाता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। समझ में आया साथियों? यानी कि आकाशगंगा जो घूर्णन कर रहा होता है उस टाइम पे जो गैसें विद्यमान होती हैं वो केंद्रित होती हैं। केंद्रित होने के बाद उनके केंद्र में जो है नाभिकीय संलयन उत्पन्न होता है गैसों के द्वारा, और उससे क्या होता है कि इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये तारों का रूप ग्रहण करते हैं। ठीक साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका हम जवाब देंगे आपको। ठीक है, अब आगे देखिएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री कोण बनाने वाला तारा जो है वो ध्रुव तारा कहलाता है, जैसे सप्तऋष तारामंडल के जो है तारे। ठीक है, सप्तऋष तारामंडल के तारे जो हैं वो क्या हैं? ये ध्रुव तारे होते हैं। ठीक साथियों, तो इस तरह से हमने आपको इतना बताने का प्रयास किया जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब हम लोग जो है धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, सौरमंडल की तरफ बढ़ रहे हैं, और सौरमंडल की तरफ बढ़ते हुए हम लोग जो है अगले लेक्चर में क्या करेंगे? सौरमंडल को भी पढ़ेंगे और पृथ्वी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, पृथ्वी की संरचना को भी समझने का प्रयास करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं हमने जो भी आपको 24-25 मिनट में इस तरह से जो समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा और आपको भी ज्ञान भी कुछ हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपको कुछ ना कुछ तो लाभ दिया तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ मित्रों जो है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें अगला
तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक साथियों, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।